हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2020 में आई ब्राजीलियन स्लैशर मूवी स्कल द मास्क। अब क्योंकि एक हॉलीवुड फिल्म नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अलग है। ये फिल्म इतनी ज़्यादा रेयर है कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस फिल्म में सुपर नेचुरल एंगल है और साथ इसमें कुछ रेफरेंसेस भी हैं जो कि मैंने नोटिस किए। मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1944 में अमेजन फॉरेस्ट में। हम देखते हैं एक मिलिट्री बेस को, जहां पर किसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट को लाया गया है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन वहां पर एक असैसिन आ जाता है जो कि सभी सोल्जर्स को मारकर वो आर्टिफैक्ट ले जाता है। एक आदमी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ काट कर वहां से भाग जाता है। इस आदमी को आप याद रखना, ये आगे काम आएगा। उस आर्टिफैक्ट को लेकर वो पहुंचता है उस आदमी के पास जिसने उसे हार किया था। यह आदमी किसी बड़ी कंपनी का मालिक लग रहा है और ये उस आर्टिफैक्ट की वैल्यू को जानता ही होगा, तभी उसने एक असैसिन हायर किया उसे लाने के लिए। खैर, हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट एक स्कल मास्क है जिसे यूज करके वहां पर किसी तरह का रिचुअल किया जा रहा है, जिसे वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। वो एक मंत्र पढ़ते हैं और इसके बाद वो एक लड़के को काट कर उसके खून को उस मास्क पर डाल देते हैं और ऐसा करते उस मास्क में कुछ हरकत होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका रिचुअल बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जैसे एक आदमी उस मास्क को पहनता है उसका फेस ब्लास्ट हो जाता है। ये तो हो गया पास्ट। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। इतने सालों बाद आर्कियोलॉजिस्ट को वो मास्क दोबारा मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस मास्क का नाम है अनहंगा या फिर टुक्सलू। उस मास्क को ले जाया जाता है साओ पाउलो नाम के शहर में, जहाँ पर उसे एक म्यूजियम में रखा जाएगा और उस म्यूजियम का मालिक है टैक वेल्डर। उस मास्क को लेकर गई थी ट्रैक की एम्प्लॉय गैल्वानी। मास्क को वो ले जाती है सीधा अपने घर और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसकी गर्लफ्रेंड लीला को। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि उस शहर में 3 बच्चे गायब हो गए हैं और उनके केस पर काम कर रही है डिटेक्टिव बेट्रेस, जिसका करियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। हम रैमिरेस नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जिससे मिलने आता है एक फादर। आपको वो आदमी तो याद ही होगा जिसका हाथ कटा था। रैमिरेस उसी का बेटा है और उसने अपने डैड का हाथ अभी तक संभाल कर रखा है। जरूरी बात यह है कि उनकी फैमिली सदियों से उस मास्क की देखरेख कर रही है, क्योंकि वो मास्क कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। वो एक प्री कोलंबियन गॉड हेवेंटिस सुबह का एक्सिक्यूशनर है, यानी कि जल्लाद। अगर वो मास्क गलत हाथों में चला गया तो तबाही मच जाएगी। इसी तबाही को रोकने के लिए रैमिरेस का डैड वहां पर था। तब तो वो मास्क हो गया था, लेकिन क्योंकि अब वो दोबारा मिल गया है, इसलिए अब रैमिरेस को मेक श्योर करना होगा कि वो गलत हाथों में ना जाए। खैर, अब वापस जाते हैं गैल्वानी पर। वो लीला को साफ साफ बता देती है कि इस बॉक्स को नहीं खोलना, लेकिन उसके सोते ही वो उस बॉक्स को खोलती भी है और खुद एक रिचुअल भी करती है। ये सेम वही रिचुअल है जो हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। पता नहीं हर कोई इस रिचुअल में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। सेम वही मंत्र पढ़कर वो उसके ऊपर अपना खून डालती है और हमें पता चल जाता है कि इस बार ये रिचुअल कामयाब हो गया, क्योंकि वो पहुंच जाते एक दूसरी रैम में जहां पर एक अजीब सा एम्परर था। यह और कोई नहीं बल्कि वही प्री कोलंबियन गॉड है। लीला को उसकी एक झलक मिल गई। खैर, वो वापस अपनी दुनिया में आती है और आते ही उसे वो मास्क पकड़ लेता है। उसे चीर कर वो उसका दिल बाहर निकालता है। और यहाँ पर एक अमेजिंग रेफरेंस, लीला ने साइको के शावर सीन वाली टी शर्ट पहनी है जहाँ से बेसिकली स्लैशर की शुरुआत हुई थी। ये सच में इंप्रेसिव इमेज है। अगली सुबह जब गैल्वानी उठती है तो लीला की डेड बॉडी देखकर वो कांप जाती है, लेकिन कांपने के लिए उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो मास उसे मार देता है। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और ये केस भी बेट्रेस को मिला था, जिसका अभी तक पिछला केस ही सॉल्व नहीं हुआ। वो देखती है कि एक मर्डर रॉबरी थी, 2 लोग मरे पड़े थे और वहाँ से एक चीज़ भी गायब थी। और मॉडल्स भी काफ़ी अजीब हैं, क्योंकि दोनों को ही चीरकर उनके दिल निकाले गए। इसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत ही कम खून है। ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अभी वो ये सब फिगर आउट ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर पहुँच जाता है टैक, और मास्क के गायब होने से वो कुछ ज़्यादा ही परेशान था। वो बीटर्स को बताता है कि यहाँ से एक मास्क गायब हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती था, उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। इतना कहकर वो चल देता है और हमें पता चलता है कि जो 3 बच्चे गायब हुए थे वो टैग के ही पास हैं। उन बच्चों को उसने कहीं पर कैद किया हुआ है, और मास्क के लिए उसकी चिंता को देखकर मुझे लगता है कि वो उन बच्चों के साथ कोई रिचुअल करने वाला है जिसमें वो मास्क भी इन्वॉल्व होगा। खैर, इन मर्डर्स की न्यूज़ टीवी पर चल रही थी और फादर के साथ साथ रैमिरेस भी न्यूज़ को देख लेता है। किलिंग का तरीका देखकर वो समझ चुका था कि ये उस मास्क का काम है। उधर मर्डर साइट पर 2 लोग क्लीनिंग के लिए पहुंचते हैं और तभी न जाने कहां से वो मास्क वहां पर प्रकट हो जाता है। एक आदमी को वो मार देता है और दूसरे पर हावी हो जाता है, यानी कि अब उसे एक परफेक्ट होस्ट मिल गया जिसके थ्रू वो अपने काम को अंजाम दे पाएगा। उसका काम है अपने मास्टर को फिर से इस दुनिया में लाना, जो कि अभी किसी और रैम में कैद है। उसे इस दुनिया में लाने के लिए इस मास्क को कई सारे सेक्रीफाइस करने होंगे, यानी कि इंसानों के दिल निकालने होंगे, और 2-3 तो वो निकाल भी चुका है। उधर बीट्रिस को टैक ने बुलाया था और वो उसे एक एनवेलप देता है जो कि इस केस में उसके काम आएगा। कितनी अजीब बात है कि इस वक्त उसके पास 2 केस हैं और दोनों का दोषी उसकी हेल्प कर रहा है। इधर वो मास्क अपनी रैम्पेज पर था और एक के बाद एक वो लोगों को मारता ही जा रहा था।
किलिंग पैटर्न तो उसका सेम ही है, लेकिन एक खास बात यह है कि वो लोगों के खून को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ये भी उसके मास्टर को वापस लाने के लिए जरूरी है। इसलिए मर्डर साइट पर इतना खून नहीं था। अब ये फिल्म सच में इंटरेस्टिंग हो रही है। शहर में बॉडीज के बाद बॉडीज मिल रही है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा। जो एनवेलप टैग ने बीट्रिस को दिया था उसके अंदर थी वो फुटेज जो कि मूवी के स्टार्ट में रिकॉर्ड हो रही थी। साथ में रैमिरेस की जानकारी भी थी, क्योंकि इस वक्त वही इकलौता ऐसा है जो कि उस मास्क को चुरा सकता है। अब बीट्रिस कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, इसलिए टैग उसके पास एक ऑफर भेजता है। वो चाहता है कि बीट्रिस उसके साथ मिलकर काम करे, और बीट्रिस के पास कुछ चॉइस भी नहीं, क्योंकि टैग उसके बुरे पास के बारे में जानता है। उधर लोगों को फाड़ते हुए वो मास्क पहुंच चुका था एक नाइट क्लब में। अब ह्यूमन सेक्रीफाइस करता एक सुपर नेचुरल किलर भला क्या ही चाहेगा। लोगों से भरा एक नाइट क्लब, यहाँ वो पूरा मैसेकर मचा देता है। और इस मूवी में किल्स भी कोई हल्की नहीं। साथ इस क्लब में एक रे मिस्टीरियो भी है, क्योंकि स्कल का रोल कर रहे एक्टर का नाम है रूरिक जूनियर, और वो भी एक रेसलर है। अब यहाँ कई लोग मारे जाते हैं और कई भाग जाते हैं, लेकिन उस मास ने तो कुछ अच्छी खासी किल्स कलेक्ट कर ली। अगली सुबह जब बीट्रिस वहां पहुंचती है तो वो देखते हैं कि वहां पर रैमिरेस भी था। अब उसके पीछे भागती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। अपने इकलौते सस्पेक्ट को भी वो नहीं पकड़ पाई। उधर वो मास पहुंच चुका था फादर के पास, क्योंकि फादर के पास कुछ ना कुछ तो जरूर है। अब फादर भी इसके लिए रेडी था, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। मैं 100% श्योर हूँ कि यह प्लेनेट टेरर का रेफरेंस है। खैर फादर काफी अच्छी तरह अपनी स्किल्स दिखाता है, लेकिन आखिर में वो हार ही जाता है। वो मास उसे मार सकता था, लेकिन वो नहीं मारता, क्योंकि उसे किसी चीज की तलाश है। इधर टैग के आदमी रैमिरेस को मारने के लिए पहुंचते हैं, और में बीट्रिस भी शामिल थी, लेकिन उल्टा रैमिरेस उन सबको मार देता है बीट्रिस को छोड़कर। वो उसे शूट भी करती है, फिर भी वो वहां से भाग जाता है। एक बार फिर वो उसे नहीं पकड़ पाई। वो सीधा पहुंचता है फादर के पास, लेकिन फादर तो मर चुका था। अब यहाँ वो कुछ अजीब करता है। फादर के खून को वो भर लेता है एक पॉलिथीन बैग में। इसके बाद वहां से कुछ जरूरी सामान निकाल रहा था कि तभी वहां वो मास्क भी पहुंच जाता है। यहाँ हम रैमिरेस के हाथ में एक अजीब सी स्टिक भी देख सकते हैं, और ये वही चीज है जिसके लिए वो मास्क यहाँ पर आया है। ये स्टिक हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखी थी। खैर यहाँ पर उसे मारने के बजाय रैमिरेस वहां से भाग जाता है, और उसी वक्त वहां से गुजर रही थी बीट्रिस। वो उस मास्क को देख लेती है। वो जाते तो है उसे अरेस्ट करने, लेकिन एक ही झटके में वो बीट्रिस के पार्टनर को मार देता है। ये देखकर बीट्रिस भी जल्दी से वहां से निकल जाती है। उधर रैमिरेस कुछ और सामान लेकर पहुंचता है एक शांत जगह पर, और सारी तैयारियां करने के बाद वो उस मास्क का वेट कर रहा था। उसे यकीन था कि वो मास्क जरूर आएगा, और ऐसा ही होता है। यहाँ बीट्रिस भी उन पर नजर रख रही है। रैमिरेस उस मास्क को सर्कल में लाता है जहां पर वो कमजोर हो चुका था। वो उसे अच्छी तरह मार पीट कर उसका दिल बाहर निकाल लेता है। जी हाँ, इतनी आसानी से। इसके बाद उस स्टिक का यूज करके वो एक पोर्टल खोलता है, जिसके दूसरी तरफ वही रैम थी। वो बॉडी से रैम में गिर जाती है, लेकिन उस मास्क को रैमिरेस नहीं जाने देता। अब मास्क को उसने काबू कर लिया था कि तभी वहां पहुंच जाती है बीट्रिस, जो कि इस वक्त टैग के लिए काम कर रही है। रैमिरेस को वो मारती नहीं, सिर्फ उससे मास्क लेती है। मास्क चला जाता है टैग के म्यूजियम में, और इस केस को सॉल्व करके बीट्रिस की इमेज को भी फायदा हुआ था। लेकिन मूवी अभी एंड नहीं हुई। बीट्रिस देखते हैं कि म्यूजियम में जो मास्क रखा है वो नकली है। असली मास्क टैग के ऑफिस में है, क्योंकि टैग उसके साथ कुछ करना चाहता है। यहाँ बीट्रिस का ध्यान जाता है एक मॉनिटर पर, जिसमें उसे दिख जाते हैं वो 3 लापता बच्चे, और अब वो सब कुछ समझ गई थी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो टैग को मार देती है। यहाँ बीट्रिस के दोनों केस सॉल्व हो गए, और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी को अगर हम स्लैशर की तरफ से देखें तो ये डेफिनेटली काफी अच्छी थी। इसमें चीप किल्स नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा गोर था। एक अच्छी स्लैशर थी या नहीं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो कि स्टार्टिंग में आदमी कैसा था और मूवी के एंड तक कैसा हो गया। इतना काफी है गोर को जज करने के लिए। अब अगर बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी कई जगहों पर काफी बोरिंग है, क्योंकि उस मास्क के अलावा भी स्टोरी में बहुत कुछ डाला गया। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है एक एंशिएंट गॉड का, जो कि किसी और रैम में फंसा है और वापस अर्थ पर राज करना चाहता है, उसका काम कर रहा है उसका जल्लाद, जो कि बेसिकली एक मास्क है। लेकिन अगर उसे एक सही होस्ट मिल जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कॉन्सेप्ट काफी सही है। भले इसका सीक्वल आने का कोई चांस नहीं, फिर भी ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। अब अगर बात करें उस मास्क की, तो वो मर नहीं सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसे बस स्विच ऑन या ऑफ किया जा सकता है, वो भी एक रिचुअल की मदद से। इसमें भी काफी पोटेंशियल है, क्योंकि एक एंशिएंट जल्लाद को मॉडर्न वर्ल्ड में कौन नहीं देखना चाहेगा। डे बाय डे हमारे स्लैशर आइकन की लिस्ट में और भी अच्छे अच्छे आइकन ऐड होते जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि नए आइकन के साथ नए कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। और हमारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलता रहता है। लाइक स्लैशर में भी कई सारे टेस्ट हो गए हैं, जो हमारा मन करे हम वो देख सकते हैं। और ये उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि फ्यूचर में हमें इनका फेस ऑफ भी देखने को मिले, जैसे फ्रेडी वर्सेस जेसन, जो काफी मुश्किलों के बाद आया था। खैर जो भी हो, इस साल में हमें कई सारी हॉरर मूवीज देखने को मिलेंगी। तो क्या आप उनके लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बता देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में मेरा पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना।
और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन दूसरी रैम से आपके पास आ सके, या फिर इसका जल्लाद। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और मुझे लाइव देखने को भी। डिस्कशंस और इंटरेक्शन के लिए आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।